सबको मेरा नमस्कार। और प्रशांत भूषण जी और जस्टिस नाथ साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, तो आपका स्वागत है। मैं हरी देसाई अहमदाबाद से बोल रहा हूं। और बस ज्यादा न बोलते हुए मेरे ख्याल से मैं थोड़ा परिचय, यानी प्रशांत भूषण साहब का कोई परिचय देने की आवश्यकता तो है नहीं, मगर फिर भी औपचारिकता रहती है, इसलिए थोड़ा एक परिचय मैं दे देता हूं। एडवोकेट श्री प्रशांत भूषण, उनका मेन एरिया जो है इंटरेस्ट का, इट हैव बीन ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, accountability of the public servants. He is associated with various organizations including Center for Public Interest Litigation, People's Union for Civil Liberties, and Transparency International. He is also the convener of working committee of the campaign for judicial accountability and judicial reforms. He has taken up more than 500 cases dealing with good causes. He effectively spends only 25% of his time on paid cases, charging 5% of what other lawyers are charging. And I think we are very fortunate to have him with us. Now, should I straight go to Prashant Bhushan ji, request him to deliver his valedictory address? Praveen bhai? Followed by Justice Nath, right? Yeah, serially, you can go. At that time, you can welcome Yes. Justice Nath also. नाथ साहब को मैं तभी परिचय दूंगा और वेलकम Yes, welcome, Yes. sir. प्रशांत भूषण जी, आपको अनुरोध है कि आप हमें संबोधित करें। सारे मित्रों का, डेलीगेट्स का जो इस कन्वेंशन में आए हैं, सबको मेरा नमस्कार। ये जो मुद्दा है न्यायिक सुधार और न्यायपालिका को सुचारू रूप से चलाने का, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि जैसे आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका और हमारे संविधान में न्यायपालिका की एक बहुत अहम भूमिका है। सिर्फ केसेस तय करना उनका काम नहीं है, उनका काम ये भी है कि विधायिका और कार्यपालिका को अपने दायरे में रखें और सब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और कानून के राज को कायम रखें। तो इसलिए न्यायपालिका हमारे संविधान का और हमारे लोकतंत्र का बहुत ही एक अहम स्तंभ है और होना चाहिए, और इसलिए वो सुचारू रूप से चल सके, ये बहुत ही जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। अगर आज हम ये देखें और हम ये सवाल पूछें कि क्या हमारी न्यायपालिका ठीक है, क्या वो लोगों को न्याय दे पा रही है, क्या लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही है, क्या कार्यपालिका को अपने दायरे में रखा जा रहा है, क्या विधायिका के जो गैर संवैधानिक कानून हैं उनको रद्द किया जा रहा है। अगर हम ये सारे सवाल पूछें तो उसका ईमानदार जवाब तो यही मिलेगा कि बहुत कम हद तक, बहुत ही कम हद तक ना तो लोगों को इस न्यायिक व्यवस्था के द्वारा न्याय मिल पा रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो न्यायपालिका को अप्रोच ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद जो लोग अप्रोच भी कर सकते हैं उनके केस सालों साल लंबित रहते हैं और फैसले नहीं होते। उसके बाद जब फैसले होते भी हैं कुछ केसेस में, तो कई बार गलत होते हैं, क्योंकि या तो जज नासमझ होता है या फिर बेईमान होता है, और इस वजह से न्याय तो बहुत ही कम लोगों को इस व्यवस्था के द्वारा मिल पाता है। उसके बाद मौलिक अधिकारों की भी आज हम देख रहे हैं कि रक्षा नहीं हो पा रही। इतने सारे
लोगों को जेल में डाला जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के सबसे अहम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया है। भीमा कोरेगांव केस के अंदर 15 लोगों को, उसके बाद बहुत सारे लोगों को दिल्ली राइट्स के केसेस में, जो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि बहुत ही अहिंसक, बहुत ही कामयाब और बहुत काम करने वाले मानव अधिकार के रक्षक हैं ये लोग। और जो लोग बहुत पीसफुली अपनी आवाज एक बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ उठा रहे थे, उन सबको जेल में डाला हुआ है। और न्यायपालिका उनको बेल भी नहीं दे रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके अलावा कश्मीर का बाइफरकेशन कर दिया गया, 3 राज्यों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई, 370 अबॉलिश कर दिया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जो कि मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इन सबको सैकड़ों पिटिशंस में चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अब ये 2 साल से ये सब पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इतना अहम मुद्दे हैं, इनकी सुनवाई ही नहीं हो पा रही। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति क्यों है ये समझना जरूरी है, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला कि न्याय इस प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था में पहले तो आपको वकील एंगेज करना पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो इतनी कठोर कठिन है कि बगैर वकील के आम आदमी, आम नागरिक इस न्यायपालिका में नहीं प्रवेश कर पाता। और आम लोग जो हैं, कम से कम इस देश के 80% लोग ऐसे हैं जो वकील की फीस नहीं दे सकते। जिनको वकील मिल भी जाता है वो भी हम देखते हैं कि वकीलों की आज ये हालत है हिंदुस्तान में कि ज्यादातर वकील तो कानून समझते भी नहीं हैं, और बहुत सारे लोग अपने मौक्किलों को, क्लाइंट्स को मिसलीड करते हैं। जो थोड़े ठीक ठाक वकील अगर मिल भी गए आपको, तो हम देखते हैं कि कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, केसेस तय ही नहीं होते, कई तो केसेस की सुनवाई नहीं हो पाती कि सालों साल तक। उसके बाद जब फैसला होता है तो हम देखते हैं कि कई बार गलत फैसला होता है, क्योंकि बहुत सारे जज हमारे देश में नासमझ हैं, कानून समझते नहीं, कॉमन सेंस होती नहीं, और बहुत सारे जज बेईमान भी हो गए हैं, क्योंकि न्यायपालिका की, जजों की आज इस व्यवस्था में कोई ठोस जवाबदेही नहीं है। क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है उनकी जवाबदेही हाईकोर्ट के प्रति है, लेकिन हाईकोर्ट के जजेस की किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। उनके खिलाफ सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है, और इम्पीचमेंट हमने देखा हुआ है कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल रेमेडी है। हम लोगों को एक न्यायिक जुडिशल कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनानी चाहिए थी, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं बनाई, और वही एक सड़ा गला सिस्टम इम्पीचमेंट का वही अभी तक चले जा रहा है, जिसमें कि आपको पहले 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के दस्तखत कराने पड़ते हैं, जो ज्यादातर केसेस में करते ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो एमपीज हैं उनके केसेस लंबित होते हैं कोर्ट्स में, तो उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उसका जुडिशल बैकलैश होगा। तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर और उसके अलावा एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। काफी साल तक तो हम ये मानते थे कि न्यायपालिका जो है सरकार से स्वतंत्र है, और इस वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन ज्यादातर सरकार के द्वारा ही होता है।
दूसरी बात, विधायिका और कार्यपालिका को भी अपने दायरे में रख पाती है। लेकिन कुछ साल से हम ये देख रहे हैं, खासकर जब से ये मौजूदा सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका चरमरा सी गई है और सरकार के खिलाफ कोई भी जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जिसमें सरकार का काफी सीरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जैसे बिरला सहारा का केस था, जिसमें कि एलिगेशन ये था और इन्वेस्टिगेशन हम लोग मांग रहे थे कि 40 करोड़ और 25 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए गए, जो दस्तावेज बरामद हुए थे इन दोनों कंपनियों से, वो दिखा रहे थे 2013 में। दूसरा, चाहे रफाइल सौदे का केस हो, जहां पर एलिगेशन यही था कि मोदी जी ने खुद पूरा सौदा पलट दिया और अनिल अंबानी को उसके ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिलवा दिए, जिसका कोई औचित्य नहीं था। उसके अलावा चाहे ये अयोध्या वाला मामला हो, चाहे जज लोया वाला मामला हो, सारे केसेस में हम ये देख रहे हैं कि जहां पर सिर्फ जांच की मांग करी जा रही थी, वो भी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। ये कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लूज पेपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवर करती है इन कंपनियों से, उसके आधार पर कोई जांच नहीं ऑर्डर करी जा सकती। तो जो स्वतंत्रता थी, जो कि बहुत ही अहम है और जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, और उसके आधार पर ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का जो कानून था, जिसमें कि लॉ मिनिस्टर को जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में रखा था, उसको भी रद्द कर दिया, ये कह के कि इससे इंडिपेंडेंस जुडिशरी की कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। वो ठीक किया, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस खुद ही के खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अब ये क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो खैर ये है कि जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, जैसे इमरजेंसी के दौरान, जिससे कि लोगों को डर लगता है कि पता नहीं क्या कर दें, हम सबको जेल में डाल दें, हम सबको गोली मार दें, क्या कर दें, तब फिर हम देखते हैं कि न्यायपालिका के जजेस भी थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और सरकार के खिलाफ कोई फैसला करने में डरने लगते हैं। एक तो ये हुआ है। दूसरा, इस सरकार ने एक नया तरीका अडॉप्ट किया है, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट को ना होने देने का, यानी उनको स्टॉल करने का। वो तरीका ये है कि जब भी अगर कोलिजियम जो रेकमेंड करता है अपॉइंट, सीनियर जजेस का कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के, अगर कोई ऐसे जज का नाम रेकमेंड करता है जो गवर्नमेंट के राय में बहुत स्वतंत्र हो और जो सरकार नहीं चाहती है कि इसका अपॉइंटमेंट हो, जैसे अखिल कुरैशी थे, उनका अपॉइंटमेंट पहले रेकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट में के लिए, मना कर दिया गया। चीफ जस्टिस इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट का बनाने के लिए रेकमेंड किया गया, सरकार नहीं चाहती थी तो उस पर बैठी रही, स्टॉल करती रही, जब तक कोलिजियम बिल्कुल हताश होके अपना रिकमेंडेशन आगे परस्यू करने से इनकार कर दे, या फिर उनमें से कुछ कोलिजियम में जो जजेस हैं वो अपनी राय पलट लें। तो इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट ये सरकार होने नहीं दे रही है, और जहां रिकमेंडेशन आता भी है उस पर बैठी रहती है, उनका नोटिफिकेशन नहीं इशू करती है, और फिर उसके बाद कोलिजियम जो है हताश होकर, उनका तो खैर कायदे से उनको मैंडेमस इशू करना चाहिए, कंटेम्प्ट के लिए हॉल अप करना चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत होती नहीं है ऐसी सरकार के खिलाफ। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जजेस के अपॉइंटमेंट्स बहुत कम हो पा रहे हैं, और सरकार अपने लोगों का, जो आरएसएस बीजेपी से एफिलिएटेड होते हैं, उन लोगों का अपॉइंटमेंट पुश कर रही है। तीसरी जो प्रॉब्लम, जो नई प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ये हम देख रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस को आपने किसी तरह से अपने कब्जे में कर लिया सरकार ने,
तब फिर आपने करीब करीब आधी जुडिशरी को अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस के दो बहुत अहम रोल होते हैं। पहला तो ये होता है कि वो मास्टर ऑफ रोस्टर माना जाता है, यानी कि ये तय करता है कि कौन सा केस किस जज के सामने सुनवाई होगी। और अगर क्योंकि सरकार को भी पता होता है, चीफ जस्टिस को भी पता होता है कि कौन से जज कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने कमजोर हैं, कौन से जज जो हैं सरकार से एफिलिएटेड हैं। जैसे अरुण मिश्रा जी के बारे में सबको पता था कि वे सरकार से एफिलिएटेड हैं और सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। और बहुत सारे अहम केसेस, चाहे वो बिरला सहारा का हो, चाहे वो बीच में जज लोया का हो, चाहे वो और बहुत सारे केसेस हों, इन्हीं के सामने भेजे गए। जो एक हम लोगों ने उस समय मौजूदा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का जो इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था एक मेडिकल कॉलेज स्कैम में, वो केस जो किया वो भी उनके सामने भेजा गया। उसके बाद फिर जब जस्टिस गोगोई का सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला आया, उसमें भी वो बैठ गए। बिरला सहारा केस में भी वो बैठ गए। जज लोया का मामला भी उनके पास भेज दिया गया था जब 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो ये सबको पता होता है, सरकार को भी और चीफ जस्टिस को भी, कि कौन से जज का क्या रुख है, कौन कितना इंडिपेंडेंट है, कौन नहीं है। और चीफ जस्टिस अगर सरकार के कब्जे में आ जाए तब फिर सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे ही बेंच में भेजे जाते हैं जहां पर सरकार के हक में फैसला हो। और इस सरकार ने ये दिखाया है कि वो सारी एजेंसी, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके कंट्रोल में हैं, सबका इस्तेमाल करती है हर जज के खिलाफ, जो कम से कम जो अहम जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ कुछ भी मटेरियल मिल जाए और उस मटेरियल के आधार पर फिर उन जजेस को इन्फ्लुएंस करने का या उन चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस करने का, प्रेशराइज करने का काम किया जाता है। तो ये एक नया तरीका हो गया है जुडिशरी की स्वतंत्रता को खत्म करने का। और इसके चलते हुए जो पिछले 5 साल में हमने होता हुआ देखा कि कोई भी अहम पॉलिटिकली सेंसिटिव केस का फैसला सरकार के खिलाफ नहीं हो पाया। पिछले कुछ 3-4 महीने में थोड़ा सा रुख न्यायपालिका का बदला है। जब से ये कोविड की सेकेंड वेव आई और सरकार की नाकामी बाहर आई और मिडिल क्लास की पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट का और कुछ हाई कोर्ट्स का भी रुख थोड़ा बदला है। हाई कोर्ट्स तो फिर भी थोड़ा थोड़ा स्वतंत्र काम कर रहे थे, कुछ हाई कोर्ट्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमने देखा था कि पिछले 5 साल में पूरा चरमरा गया। आखिरी प्रॉब्लम होती है ये जो अब कोविड क्राइसिस के चलते हुए, जिससे कि केसेस का डिस्पोजल और धीरे हो गया है और पेंडेंसी और बढ़ती जा रही है। और इस कोविड की वजह से ज्यादातर कोर्ट्स ने इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल फंक्शनिंग तो खत्म ही कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग सिर्फ हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम हमने ये देखा कि सारी बेंचेस भी नहीं बैठ रही थी और बहुत कम केसेस लगाए जा रहे थे, जितने नॉर्मली सुनते हैं उससे आधे केसेस लगाए जा रहे थे और आधी ही बेंचेस बैठ रही थी। तो चौथाई केसेस लिस्ट हो रहे थे और उनकी हियरिंग हो रही थी। तो इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो पेंडेंसी और बढ़ती गई। बहुत सारे दूसरे कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स वगैरह में भी यही, हाई कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स थे वहां पर भी यही हाल हुआ। कुछ ऐसे कोर्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे भी या ये टेलीकॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी पूरी तरह से चल पा रहे हैं या ज्यादातर चल पा रहे हैं। खैर, इससे एक सुविधा और एक फायदा ये हुआ है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो केसेस किए जाते हैं उसमें एक तो लिटिगेंट्स भी देख पाते हैं, सुन पाते हैं क्या हो रहा है, और दूसरी बात लॉयर्स को भी थोड़ा सुविधा हो गई है, कन्वीनियंस हो गई है कि भाई वो एक केस सुप्रीम कोर्ट में, कुछ केसेस हाई कोर्ट्स में कर सकते हैं,
इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो अगर हम ये पूछें कि अगर हमको न्यायपालिका को सुधारना है तो हमको क्या क्या करने की जरूरत है, तो सबसे पहली बात तो कि आम आदमी प्रवेश कर सके उसके लिए हमको जो ग्राम न्यायालय है उसका कानून बना हुआ है कि भाई हर कम से कम तहसील लेवल पर, अभी तो तहसील नहीं ब्लॉक लेवल पर, आज आज तो सिर्फ कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स तहसील लेवल पर है, लेकिन ब्लॉक लेवल पर ग्राम न्यायालय बनाए जाने चाहिए उस कानून के हिसाब से, जहां पर जो ऑर्डिनरी केसेस हैं, सिंपल केसेस हैं, वो बगैर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को फॉलो करे सुने जा सके, उनका निपटारा किया जा सके। उसमें वो सीपीसी सीआरपीसी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए बगैर वकील के आम आदमी अपने ऑर्डिनरी केसेस को वहां पर परस्यू कर सके, निपटा सके। तो एक ग्राम न्यायालय, उसकी हमने पिटिशन फाइल करी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ आदेश भी हुए थे लेकिन काफी दिन से उसके बाद उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। दूसरा, डिलेस को कम करने के लिए बहुत बार ये रिकमेंडेशन लॉ कमीशन कर चुका है कि हमको जजेस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वो बढ़ाई नहीं जा रही है। कई गुना बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है, वो होने की जरूरत है। तीसरी बात, जजेस की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ता है। जो एक होशियार जज है, जिसमें कॉमन सेंस है, इंटेलिजेंस है और थोड़ा मेहनत करता है, वो एक जो होशियार नहीं है उस जज से 10 गुना काम कर पाता है, 10 गुने केसेस निपटा पाता है, ठीक से निपटा पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग की जो जज की चयन प्रक्रिया है वो बिल्कुल बढ़िया करी जाए, उसमें पारदर्शिता लाई जाए, उसमें पूरा सिस्टम बनाया जाए। अभी तो हम देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स के भी चयन प्रक्रिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ तो हाई कोर्ट्स करते हैं, कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करती हैं, लेकिन उसमें हम तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स बार बार देख रहे हैं, और उसमें भी 100 वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं और 10-20 लोगों को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फेल कर देते हैं, इंटरव्यू में फेल कर देते हैं जिसका कि कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। आजकल तो अच्छे अच्छे लोग जो नेशनल लॉ स्कूल के पढ़े हुए हैं वो लोग भी जुडिशल सर्विस के इम्तहान दे रहे हैं और काफी कॉम्पिटेंट होते हैं। वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि अगर आप होशियार लोगों को रिक्रूट करें, 1 साल उनको जुडिशल एकेडमी में ट्रेनिंग दे दें, तो उनको तो जो जो रिक्रूट किए जाते हैं उनमें आपको ये देखना चाहिए कि भाई इंटेलिजेंस है कि नहीं, कॉमन सेंस है कि नहीं, एक सेंस ऑफ फेयरनेस है कि नहीं। ये क्वालिटीज अगर किसी में हो तो आप उसको कानून तो 1 साल में जुडिशियल एकेडमी में इतना सिखा सकते हैं कि वो बिल्कुल रीजनेबली कॉम्पिटेंट जज कम से कम ऑर्डिनरी केसेस के लिए बन सकता है। फिर इसमें कोई पारदर्शिता भी नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं अब तो कोलिजियम सेलेक्ट करता है, लेकिन कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी से आप पूछें, किसी चीफ जस्टिस से कि भाई आप क्या देखते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो बोलेंगे कि भाई हम देखते हैं कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं। तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई और कोई क्वालिटी रेलेवेंट नहीं है क्या। इंग्लैंड में तो जो एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना है उसमें उन्होंने 15 क्वालिटीज लिस्ट करी हुई हैं, जिसके आधार पर लोगों को वो देखते हैं और खोजते हैं। कोई जुडिशियल टेम्परामेंट है कि नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान की सोशल पॉलिटिकल रियलिटी की है कि नहीं, ये सब रिलेवेंट क्वालिटीज हैं किसी भी जज में। लेकिन ये सब देखा ही नहीं जाता। कॉम्पिटेंस भी कैसे देखी जाती है, कोई उसका आधार नहीं है कॉम्पिटेंस देखने का। ईमानदारी कैसे देखी जाती है, वो कहते हैं आईबी रिपोर्ट हम देखते हैं। भाई आईबी रिपोर्ट तो बिल्कुल बेकार होती है। सरकार कुछ भी, आईबी रिपोर्ट में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, गलत सलत चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन उस आधार पर देखा जाता है। तो हमको बिल्कुल ठोस और पारदर्शिता भी कोई नहीं है।
किसी को पता नहीं लगता कि भाई किसका चयन होने वाला है, किसका अपॉइंटमेंट नोटिफाई होने वाला है, कुछ नहीं पता लगता। किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है कुछ नहीं पता लगता। तो उसमें पारदर्शिता होनी जरूरी है। फिर जवाबदेही के लिए हम लोगों को एक जुडिशियल कंप्लेंट्स अथॉरिटी, जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन बनाने की जरूरत है, जो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो और मौजूदा न्यायपालिका से भी स्वतंत्र हो, जिसमें कि कुछ रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं जिनको आम आदमी कंप्लेंट कर सकता है कि भाई इस जज ने ये बेईमानी करी या ये बिल्कुल मिसकॉन्डक्ट किया, और वो लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करके, उसको एग्जामिन करके, जज का ट्रायल करके फैसला कर सकते हैं। ये बार बार बात हो चुकी है, लेकिन इसको न्यायपालिका भी रेजिस्ट करती है और सरकार उनको अनॉय करना नहीं चाहती, और सरकार अपने कब्जे में अकाउंटेबिलिटी रखना चाहती है, तो वो इम्पीचमेंट वाला ही सिस्टम चले जा रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल बोगस सिस्टम है। और इंडिपेंडेंस के लिए मेरी तो ये राय है कि एक तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब सरकार के हाथ में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जजों के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बने, जिसमें कि बिल्कुल सरकार से और सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, उनको आप ये पावर दे सकते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स देने में कोई हर्जा नहीं है, कमीशन वगैरह में या कमीशन ऑफ इंक्वायरी में या कहीं और, लेकिन सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो पावर जो है एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के पास होनी चाहिए, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, ये मास्टर ऑफ रोस्टर का सिस्टम खत्म होना चाहिए कि चीफ जस्टिस के पास ही पावर है कि कौन सा केस कौन बेंच सुनेगी, कौन जज सुनेगा। बिल्कुल ये एक कॉलोनियल सिस्टम है, बिल्कुल गलत सिस्टम। हम लोगों ने पिटिशन फाइल करी थी कि भाई कम से कम सीनियर 5 जजेस का कोलिजियम होना चाहिए जो तय करे, और वो यही तय करें कि किस तरह के केसेस कौन सी बेंच सुनेंगी, और फिर उनमें से कौन सा केस किस बेंच में जाएगा वो लॉटरी से होना चाहिए, बिल्कुल एक रैंडम लॉटरी सिस्टम हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप पिक एंड चूज करेंगे या चीफ जस्टिस पिक एंड चूज करेंगे कि भाई अब बिरला सारा का केस है, सरकार चाहती है कोई कमजोर बेंच में जाए, तो हमने अरुण मिश्रा के सामने भेज दिया। ये तो बिल्कुल ही गलत सिस्टम है। सो इंडिपेंडेंस के लिए हम लोगों को ये मास्टर ऑफ रोस्टर का भी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज उसके थ्रू अगर आप चीफ जस्टिस को कंट्रोल कर लें तो फिर आप पूरी जुडिशरी को आप कंट्रोल कर लेते हैं। और अब मुझे लगता है कि ये कोविड का तो ये साइकिल, ये दौर जो है, इसमें इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए हैं कि कोई इसको खत्म ही नहीं होने देगा। अब जजेस भी कंफर्टेबल हो गए हैं कि भाई घर से काम करो, थोड़े घंटे अपना बैठे, उसके बाद उठ गए, जिस दिन मन किया बैठे, जिस दिन मन किया नहीं बैठे, जिसको म्यूट करना हो म्यूट कर दिया, जिससे उसको सुना ना जा सके वगैरह वगैरह। ये मुझे लगता है कि अब फिजिकल फंक्शनिंग सारे कोर्ट्स की अब शुरू हो जानी चाहिए। ये कोविड का डर बहुत बहुत हो गया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अहम चीजें हैं इस देश में। इस कोविड के डर के द्वारा की वजह से 24 करोड़ लोग हिंदुस्तान के पॉवर्टी में चले गए हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई, छोटे छोटे बिजनेसेस खत्म हो गए वगैरह वगैरह। सो ये सब सुधार होने की जरूरत है। सवाल ये है कि करेगा कौन, कैसे होंगे, क्योंकि देखिए, ना तो सरकार चाहती है कि न्यायपालिका में कोई सुधार हो, कम से कम वो न्यायपालिका को स्वतंत्र तो नहीं देखना चाहती। सुचारू रूप से न्यायपालिका चले ना चले उसमें सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स और जुडिशरी का भी एक तरह से एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है कि भाई ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि जब ये व्यवस्था ऐसे ही चरमराई हुई चल रही है, तब फिर जो जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद खूब आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, और उसमें खूब सारे, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस जो हैं खूब पैसा कमा रहे हैं आर्बिट्रेशन से।
आर्बिट्रेशन की एक इंडस्ट्री हो गई है, जिसके चलते हुए खूब इनकम हो रही है जजेस को रिटायरमेंट के बाद, और वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है, और जिनके पास पैसा है उनको झक मार के अगर अपना केस तय कराना है तो आर्बिट्रेशन कराना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई जना वो रिफॉर्म्स करना नहीं चाहता जिनकी जरूरत है, और इसलिए जब तक कि सरकार के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर, जजों के ऊपर इसका इसका जोर नहीं पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन का जोर नहीं पड़ेगा, तब तक ये सुधार हो नहीं पाएंगे। और इसलिए ये फोरम फॉर फास्ट जस्टिस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें एक बहुत अहम रोल हो सकता है, कि क्योंकि असली स्टेक होल्डर्स एक किसी भी सुचारू न्यायिक व्यवस्था के लिए असली स्टेक होल्डर्स तो सिटीजन्स हैं, जिनको न्यायपालिका की जरूरत है अपने जो विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए, और जो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करवाने के लिए। तो सिटीजन्स को खड़े होकर एक मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट बनाना होगा, जैसे लोकपाल का मूवमेंट खड़ा हुआ और उसके प्रेशर से पार्लियामेंट को उस पर एक कानून बनाना पड़ा है। दूसरी बात है कि आज उस कानून को करीब करीब पंगु बना दिया है सरकार ने। पहले तो लोकपाल अपॉइंट ही नहीं किया, और फिर जब अपॉइंट भी किया तो ऐसे लोगों को कर दिया जो कुछ काम करते ही नहीं, काम करना भी नहीं चाहते और सरकार के कब्जे में। तो जब तक जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन्स नहीं खड़े होते और डिमांड नहीं करते कि भाई हमको ये सुधार चाहिए, तब तक ना तो सरकार इस पर मूव करेगी, ना ही न्यायपालिका मूव करेगी। तो इसलिए मैं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा फोरम बनाया सिटीजन्स का, जिसमें कि इस तरह के रिफॉर्म्स की डिमांड वॉइस करी जा सके। ऐसे और फोरम्स बनने चाहिए और बढ़ने चाहिए पूरे देश में, तब जाकर हो सकता है कोई सुधार इस व्यवस्था में हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। प्रशांत भूषण जी, आपने बहुत बहुत जो निष्पक्ष कहें, स्वतंत्र कहें और खुलकर कहें, जो जिन जिन मुद्दों को मेरे ख्याल से आज और कल जो संवाद हुआ उसमें इन मसलों पर काफी कुछ बहस हुई। आपने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात पर जोर दिया, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन्स, उनके बारे में भी आपने ऐसे ज्यादा फोरम तैयार हो उसकी बात करी। मौलिक अधिकारों के उसकी रक्षा की बात करी आपने। जिस प्रकार से जजेस के क्वालिटी की बात करी, और जैसे कि उनकी माल प्रैक्टिसेस की भी बात करी। मेरे ख्याल से अगले सेशंस में, पिछले सेशंस में काफी कुछ इस पर भी खुलकर चर्चा हुई। प्रवीण भाई जो कि इसके बहुत कर्ता धर्ता भी हैं भगवान जी भाई के साथ में, तो उन्होंने भी काफी खुलकर बताया। और आपने इस प्रकार से, क्योंकि आपने तो काफी कुछ झेला भी है ये इन इन रास्तों पे चलते हुए, और मेरे ख्याल से जो आपने कहा वो ज्यादा मायने रखता है। आपने जो चीफ जस्टिस को सरकार अपने कब्जे में कर लेती है तो क्या होता है उसका भी काफी कुछ कहा। और अगले सेशन में ऐसा हुआ कि जस्टिस ठाकुर की आंख में आंसू, और गोगोई ने कहा कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, जाऊंगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो वो रिटायरमेंट के बाद में जो कुछ उनको ज्ञान होता है। तो आपने जिन मसलों पर जोर दिया वो बहुत महत्वपूर्ण रहे। ग्राम न्यायालय की बात और डिले कम करने की बात, जजेस की क्वालिटी की बात, जुडिशियल कंप्लेन अथॉरिटी की बात जो आपने सुझाई है, वो उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक मूवमेंट खड़ा होना चाहिए जैसा कि आपने कहा। और पोस्ट रिटायरमेंट जज जो जॉब्स हैं वो सरकार के हाथ में न रहें, और इंडिपेंडेंट जुडिशियल वो कमीशन बने और उनके पास वो रहें। और दूसरी बात, वो मास्टर ऑफ रोस्टर वाली जो बात कही वो मुझे बहुत भा गई है, और औरों को भी वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी, मगर उसका
इंडिपेंडेंस कब तक आएगा उस पर भी, और अंत में